गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 के केमिस्ट्री को लेकर दूसरे लेक्चर में हम लोग उपस्थित हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मैटर और मैटर पार्टिकल से बना है इसके प्रूफ को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर पार्टिकल्स से बने होते हैं और उन पार्टिकल्स के क्या सब फीचर्स हैं, क्या सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तीसरा, पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। और पार्टिकल्स attract each other. These are the characteristics of particles of matter. ये मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। सबसे पहला मैटर के पार्टिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम लोग पहले पिछले दिन भी अपने फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मॉल, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, आप लोग याद होगा कि वाटर के एक ड्रॉप में 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। हम लोग इस बात को सिर्फ समझने के लिए कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। अब एक इन पार्टिकल्स का छोटे होने का और भी एग्जाम्पल क्या है, मैं आज एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि एक बकेट है, उस बकेट में वाटर है और वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कलर पर्पल होता है। हम लोग बस थोड़ा सा टीस्पून में, चम्मच में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट रखकर और उस वाटर में अगर हम लोग रख दें तो एक बकेट वाटर में आप थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट रखेंगे, फिर भी आप देखेंगे कि वह उतना ही पोटेशियम परमैंगनेट, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट काफ़ी है उस पूरे बकेट के वाटर को पर्पल बनाने के लिए। मतलब कि हम लोग जो अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी कम है, फिर भी उस लार्ज अमाउंट या उस बकेट ऑफ वाटर को कलरफुल करने के लिए वह काफ़ी है। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट are very very small. Potassium permanganate is a purple colored substance. मतलब वो काफ़ी है कि उसको कलरफुल बना सकता है। अब है कि हम लोग जैसे कितना पार्टिकल छोटा होता है बच्चों, इसका एक साधारण एग्जांपल मैं बताता हूँ। एक चीनी का दाना, हम लोग के घर में शुगर क्रिस्टल होता है, अगर उस एक शुगर क्रिस्टल को आप ले लीजिए, एक शुगर क्रिस्टल है और उस शुगर क्रिस्टल में आप क्या अंदाज करते होंगे कितने पार्टिकल हैं? 1000, मिलियन, ट्रिलियन, क्विंटेलियन? नहीं, जितना कहें वो कम, 1000 भी नहीं। मतलब हम लोग को लगता होगा कि एक शुगर क्रिस्टल में सर क्या कर रहे हैं, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, क्विंटेलियन। तो आप अगर हम लोग कहें कि इट कंटेन्स क्विंटेलियन पार्टिकल्स, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। नहीं, हम लोग अगर कहते हैं कि एक शुगर क्रिस्टल में क्विंटेलियन पार्टिकल्स हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी कि क्विंटेलियन एक शुगर क्रिस्टल
में क्विंटेलियन शुगर के पार्टिकल्स कंटेन रहते हैं। हम लोग इससे यह समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। जिस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट वाला ही बात मैंने बताया कि वो उसको कलरफुल कर देता बकेट ऑफ वाटर को, या शुगर क्रिस्टल वाला बात मैंने बताया। और भी एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं, उसमें 1 टीस्पूनफुल शुगर ही देते हैं, नहीं तो वह 1 टीस्पूनफुल शुगर हम लोग अगर उसको स्टायर कर देते हैं तो वह अपने हिसाब से पूरे वाटर को जितने अमाउंट में शुगर दिए हैं उसका स्वीटनेस आ जाता है। नहीं मतलब वह शुगर क्रिस्टल पहले सिंपल पार्टिकल में ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद उस वाटर को हम लोग को देखने में तो मात्र 1 टीस्पूनफुल लगता है, नहीं, लेकिन जब वह डिजॉल्व होता है तो डिजॉल्व होने के बाद उस ग्लास ऑफ वाटर में स्वीटनेस ला देता है। मतलब वह एक क्रिस्टल जब क्विंटेलियन पार्टिकल कंटेन कर सकता है तो 1 टीस्पूनफुल बहुत सारे पार्टिकल्स को कंटेन करता है। मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, हम लोग कह सकते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल। अब दूसरा पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल के बीच में जगह होता है। अगर हम लोग पार्टिकल को इस तरह से कंसीडर करें, पार्टिकल इतने बड़े तो होते नहीं हैं, मैग्नीफाइड फॉर्म में मैं आप लोग को दिखाता हूं। पार्टिकल्स को अगर इस तरह से कंसीडर करें तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये स्पेस, इस स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी करता है। मैटर के 3 स्टेट हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स इतने क्लोज होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं के बराबर होता है। लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लिटिल मोर होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और गैस के पार्टिकल चूंकि फार अवे फ्रॉम ईच अदर होता है, एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। अब अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखें कि स्पेस कैसे होता है, तो आप शुगर क्रिस्टल वाला ही एग्जाम्पल लें। हम लोग वाटर में एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें अगर हम लोग शुगर को डिजॉल्व करते हैं, तो आप जब शुगर देखते हैं तो आप देखते होंगे कि टेम्पररी जब शुगर देते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जब डिजॉल्व हो जाता है तो फिर से वॉल्यूम वाटर का अपने जगह पर आ जाता है डिजॉल्व होने के बाद। मतलब देयर इज नो ओवरऑल राइज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्यों ओवरऑल राइज नहीं होता है वॉल्यूम? आप शुगर भी मिलाए और राइज भी नहीं हुआ वॉल्यूम, मिलाने के बाद फिर से वॉल्यूम अपने जगह पर। इसका यह मतलब है कि जो शुगर क्रिस्टल आप उसमें डिजॉल्व किए हैं, वह शुगर क्रिस्टल डिजॉल्व होने के बाद, ब्रेक होने के बाद सिंपल पार्टिकल में वाटर के उस पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए हम लोगों को कोई भी राइज वाटर के वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इससे पता चलता है नहीं कि कोई भी मैटर के पार्टिकल्स हैं तो उसके बीच में स्पेस होता है, मिल जाता है, स्पेस है तभी उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब है कि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक फेनोमेना की भी चर्चा किया था, ब्राउनियन मोशन का, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1828 में बताया था। अपने पॉलन ग्रेन्स वाले एक्टिविटी के द्वारा मैंने फर्स्ट क्लास में चर्चा किया था कि पार्टिकल्स हमेशा जिग जैग मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं और कंस्टेंटली मूविंग फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब इसको एक्टिविटी से और एग्जाम्पल से समझना है कि किस तरह मोशन में होते हैं। आप जैसे कलर वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी बीकर में या बकेट में वाटर है, पोटेशियम परमैंगनेट आप रख दीजिए, आप नहीं भी मिलाएंगे तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि अपने आप वह पार्टिकल्स पूरे बकेट में स्प्रेड कर जाता है और वाटर को कलरफुल बना देता है, पूरे बकेट में फैल जाता है और वाटर को कलरफुल बना देता है। मतलब हम मिलाए भी नहीं, स्टायर भी नहीं किए और वाटर कलरफुल हो गया। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के देने से
पूरा बकेट का वाटर पर्पल होने का मतलब है कि वह उसके जो पार्टिकल्स हैं अगर मोशन में नहीं होता तो आप जहां दिए उसी सतह पर होता, उसी सरफेस पर होता, लेकिन आप नहीं भी मिलाते हैं फिर भी दे स्प्रेड ऑफ इट्स ऑन एंड दे मेक द वाटर, the particles of potassium permanganate make the water colorful. This shows that the particles are always in motion. या फिर और भी एग्जाम्पल, हम लोग इंसेंस स्टिक जिसको अगरबत्ती कहते हैं, हम लोग घर में अपने पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, डेली अपने पूजा में भी यूज़ करते हैं। उस इंसेंस स्टिक को अगर किसी कॉर्नर में, रूम के किसी एक कॉर्नर में आप जला कर रख देते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, उसका जो स्मेल होता है, वह हम लोगों को रूम के दूसरे कॉर्नर में भी पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि जो फ्रेग्रेंस उस इंसेंस स्टिक से रिलीज हो रहा है, वह फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स एयर, और हम लोगों के चारों तरफ मीडियम है एयर, तो उस एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं। और देखिए, ये बात भी फिनोमेना मैंने चर्चा किया था कि किसी एक सब्सटेंस का पार्टिकल दूसरे के साथ जब इंटरमिक्स करता है तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो वह आपस में डिफ्यूज कर जाता है, और डिफ्यूज होने के बाद सिंस दे आर इन मोशन दे रीचेज टू आवर नोज एंड वी स्मेल इट, वी फील इट, हम लोग उसको महसूस करते हैं स्मेल को। तो ये आपको बताता है कि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। इंसेंस स्टिक वाला बात मैं बता रहा था। या इस तरह का कोई भी, मान लीजिए हम लोग के किचन में ही फूड प्रिपेयर होता है, नहीं, फिश, मान लीजिए फिश बीइंग फ्राइड इन द किचन, इफ वी आर सिटिंग ऑन द बरांडा, इट्स अ स्मेल फ्रॉम किचन रीचेस टू अस, स्मेल हम लोगों तक पहुंच जाता है। कैसे? तो उसकी स्मेल और उसकी फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल्स हैं, दे मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड रीचेस टू आवर नोज, हम लोगों के नोज तक पहुंच जाता है। क्यों ऐसा होता है? एक तो पहले इंटरमिक्स हो जाता है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद वह पार्टिकल्स मोशन में चूंकि रहता है तो हम लोगों के नोज तक पहुंच जाता है, तो हम लोग उसके स्मेल को फील करते हैं। अच्छा बुरा जो भी है उसको हम लोग महसूस करते हैं, स्मेल को। तो ये बताता है कि पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं। अब है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर हेल्ड अप विथ अ सर्टेन फोर्स, एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से एक फोर्स से हेल्ड अप होते हैं, बंधे होते हैं। वो क्या फोर्स है? तो अब ये फोर्स जो है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मैटर के तीनों स्टेट में वैरी करता है। क्या? अब देखिए, यही कारण है कि मैटर के तीनों स्टेट के प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। कौन से ऐसे डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं जो सबको अलग बना देता है? तीन चीजें ही सबको अलग बनाता है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और एक क्या? तो उसके मूवमेंट, पार्टिकल्स के स्पीड, मूवमेंट, ये सबको अलग बनाता है। पहले इस बात को हम लोग देखते हैं, फिर उस बात पर आते हैं। तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स होता है जिस फोर्स से पार्टिकल्स आपस में हेल्ड अप होता है, तो उस फोर्स को हम लोग कोहेसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसन, या कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं, कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं, या फिर इसी फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, व्हाट इज इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन? द फोर्स which the particles of matter are held up, that force is called cohesion, cohesive force, interparticle attraction, or we can say intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction is maximum in solid, minimum in gases and little मोर इन लिक्विड्स। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉलिड में, उससे थोड़ा सा कम लिक्विड में, और सबसे कम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है किस पार्टिकल्स में? तो गैसेस के पार्टिकल्स में। अब है कि देखिए ये फोर्स कैसे वैरी करता है कि एग्जांपल मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक आयरन नेल ले लें, नहीं, एक चॉक ले लें। अब हम लोग दोनों को ऊपर से फॉल करते हैं, which will break easily. It is obvious कि चॉक will break easily।
अब देखिए है दोनों सॉलिड, चौक भी एक सॉलिड है, आयरन नेल भी सॉलिड। इफ वी फॉल आयरन नेल इट विल नॉट ब्रेक, इट विल नॉट ब्रेक, वह नहीं टूटेगा। लेकिन चौक को अगर हम लोग एक सर्टेन हाइट से फॉल करते हैं तो इट विल ब्रेक इजीली, आसानी से वह खंडित हो जाएगा, पीसेस में बट जाएंगे। मतलब कि चौक के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उस आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तो आप समझ रहे हैं कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो इजीली ब्रेक हो रहा है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल हैज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन द पार्टिकल्स ऑफ चौक। अब एयर और वाटर को कंपेयर करें, एयर इज अराउंड अस, हम लोगों के चारों तरफ एयर है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड थ्रू एयर, आसानी से हम लोग हाथ को घुमा सकते हैं। इसका क्या मतलब कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस are loosely packed, they have very minimum force of attraction, that's why we can easily cut through air, we can easily move our hand through air. Why can't we move our hand easily through wood? कहाँ वुड से हम लोग हाथ को आसानी से घुमा लेते हैं, क्यों? क्योंकि वुड के पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि हम लोग उसको इजीली कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एयर को कट कर सकते हैं क्योंकि एयर एक गैस है, उसके पार्टिकल्स लूजली हेल्ड अप हैं, तो हम लोग उसको इजीली कट कर सकते हैं, अपने हैंड को एयर में मूव कर सकते हैं। वाटर में भी हम लोग मूव कर सकते हैं क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स भी जो होते हैं उनके पार्टिकल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम ही होता है, तो हम लोग वी कैन ऑल्सो इजिली कट थ्रू वाटर ऑल्सो, वाटर में भी हम लोग कट कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें बता रहा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से हेल्ड अप होते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों स्टेट में अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं। ये था मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक। अब है कि कुछ तीनों स्टेट में दो टर्म मैं आप लोग को बताता हूं, एक रिजिडिटी और एक फ्लूइडिटी। ये क्या है? तो रिजिडिटी मतलब अनबेंडिंग, अनफ्लेक्सिबल, नहीं जो मुड़े नहीं, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, लचीलापन नहीं हो, अनबेंडिंग हो, मुड़े नहीं, उसको हम लोग कहते हैं रिजिडिटी। तो आप तीनों स्टेट में किसको रिजिड बता सकते हैं, किसको हार्ड कह सकते हैं? तो हम लोग जो अभी पढ़े हैं उससे पता चल रहा है कि सॉलिड इज रिजिड, हार्ड, इट इज अनबेंडिंग, इनफ्लेक्सिबल, हम लोग ना उसको मोड़ सकते हैं। नहीं, मान लीजिए वुड का बना हुआ यह बेंच, डेस्क, लेक्चर टेबल, क्या हम लोग दोनों हाथ से पकड़ के इसको आसानी से मोड़ सकते हैं? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि वुड एक सॉलिड है और रिजिडिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी है, जिसके तहत वह हार्ड है, रिजिड है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड अप हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, इसलिए वह रिजिड होता है, हार्ड होता है। अब ये फ्लूइडिटी क्या है? तो फ्लूइडिटी पहले हम लोग फ्लूइड को समझते हैं, तब होगा फ्लूइडिटी। फ्लूइड क्या है? तो फ्लूइड में लिक्विड्स एंड गैसेस आर टुगेदर नोन एज फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? फ्लूइड। क्यों कहते हैं फ्लूइड? बिकॉज दे हैव फ्लूइडिटी, दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, बहने की क्षमता होती है, इसलिए हम लोग उसको फ्लूइड कहते हैं। Their particles are loosely packed up, they can overlap each other, they can move on each other, आसानी से मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है, इसलिए हम लोग फ्लो करने की टेंडेंसी होती है लिक्विड और गैस में, इसलिए दोनों को एक साथ फ्लूइड कहते हैं। और चूंकि फ्लो करने की एबिलिटी होती है, इसलिए हम लोग फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी लिक्विड और गैसेस में हम लोग पढ़ा करते हैं। तो रिजिडिटी टर्म हम लोग सॉलिड के लिए यूज करते हैं, रिजिड, और फ्लूइडिटी और फ्लूइड किसको? तो लिक्विड और गैसेस को एक साथ फ्लूइड कहते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, दैट्स व्हाई दे हैव फ्लूइडिटी। अब कि मैं बता रहा था कि तमाम जो स्टेट हैं, जो तीन फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावा और भी दो स्टेट हैं जो लेसन के अंत में हम लोग पढ़ेंगे, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिलहाल हम लोग इस तीनों स्टेट की बात करते हैं। मैं बताया कि तीनों को अलग अलग कौन कौन से प्रॉपर्टी है जो अलग अलग बताता है, वो क्या है? तो मैंने कहा कि एक स्पेस है,
जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। एक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है और एक मूवमेंट है, पार्टिकल्स की मूवमेंट। बच्चों स्पेस की बात किया, अगर हम लोग तीनों स्टेट को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्लोजली सॉलिड में होता है, इसलिए स्पेस की कोई बात है नहीं। उससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस लिक्विड में होता है और उससे भी ज़्यादा स्पेस गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये तीनों में को अलग बताता है। एक है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, मिनिमम इन गैसेस एंड लिटिल मोर इन लिक्विड्स। सबसे कम पार्टिकल का अट्रैक्शन गैसेस में, चूंकि एक दूसरे से दूर होते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन लिक्विड में और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में होते हैं। तीसरा क्या डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो स्पीड और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। स्पीड और मूवमेंट अब हम लोग जानते हैं और क्लास 9 के फिजिक्स में आप पढ़ेंगे भी कि क्या है। तो मूवमेंट किसी भी पार्टिकल का एनर्जी जो उसके मोशन के कारण होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो मैटर के पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं तो उसके पास भी कौन से एनर्जी होंगे, तो ऑब्वियस है कि काइनेटिक एनर्जी होंगे। लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा, जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट होगा, दे विल डिफर इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तीनों में अलग अलग होंगे। तो आप समझ सकते हैं, अब इतने बात सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस में अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है। तो आप अट्रैक्शन चूंकि सबसे ज़्यादा होता है आपको सॉलिड में, तो स्वाभाविक है कि और स्पेस भी सबसे नहीं के बराबर होता है, तो मूवमेंट भी बिल्कुल मिनिमम होता है। जहाँ पार्टिकल्स ही क्लोजली पैक्ड अप हैं तो पार्टिकल्स को मूवमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं के बराबर काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट सॉलिड में होते हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट की बात करें तो वह गैसेस में होता है। इसलिए क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से दूर होते हैं, फ्री होते हैं, यही कारण है कि डिफ्यूजन सबसे आसानी से गैसेस में होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में सबसे ज़्यादा होता है। आपस में मिलने की टेंडेंसी, क्योंकि उसमें मूवमेंट अधिक है, काइनेटिक एनर्जी अधिक है, तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। यही कारण। तो ये तीनों डिटरमाइनिंग प्रॉपर्टीज तीनों स्टेट को अलग अलग साबित करता है। ये था हम लोगों के इस मैटर के पार्टिकल्स रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक और उसका डिटेल। अब हम लोगों को इससे अगले पार्ट में हम लोगों को तीनों स्टेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने हैं डिटेल में।